हाँ क्या दिन में डांस ही होगा? चलिए ये सब तो बता चुके थे, लेसन ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब इमरजेंसी ये बता दिए थे। पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी ठीक। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में एक पढ़े थे हम लोग कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया और किसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और फिर हम पढ़े थे क्या द लेसन्स दैट वी गॉट फ्रॉम इमरजेंसी, इमरजेंसी से हमें क्या सीखने को मिला, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम देखे कि 1975 से लेकर 77 के बीच में कैसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1977 में लोकसभा इलेक्शन, जो अगला चुनाव हुआ, उसने कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को इफेक्ट किया, कैसे प्रभावित किया। देखिए 1977 का टाइम था, लगभग इमरजेंसी के 18 महीने बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इलेक्शन करवाया जाए। इसके अनुसार जितने भी अब इलेक्शन करवाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वही इलेक्शन लड़ेंगे। तो जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे इमरजेंसी में कहां थे, वो सब थे जेल में सलाखों के पीछे। तो अब अगर इलेक्शन करवाना है और डेमोक्रेटिक तरीके से करवाना है तो सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ेगा। तो जितने भी लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे और एक्टिविस्ट थे, सबको क्या किया गया, जेल से निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। और फिर इलेक्शन होते हैं मार्च के महीने में। अब यहां पर क्या होता है, जब देखिए अधिक लोग तो जेल में थे, अपोजिशन वगैरह सब जेल में थे, अब वो जेल से बाहर निकलते हैं, मालूम चलता है इलेक्शन, तो उनके पास टाइम क्या था, कम था। यही कह रहा है कि अपोजिशन को टाइम ही नहीं मिला यहां पर, क्योंकि काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुए। मेजर अपोजिशन पार्टी वो सोचे कि अकेले तो हम जीत नहीं पाएंगे, हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे क्या हो आपस में जुड़े। ठीक है, तो आपस में जुड़ते हैं इलेक्शन के पहले और नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था जनता पार्टी। अब ये जो थे इस नई पार्टी में, चूंकि ये बहुत लोग के समर्थन से बना था, ये बहुत छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के कोलिशन से बना था, इस वक्त जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो सबको जोड़ के रखे। तो कहा गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए, जयप्रकाश नारायण जी को दिया। सर्वसम्मति से इनको नेता मान लिया गया। सब लीडर्स ऑफ द कांग्रेस हु आल्सो अपोज द इमरजेंसी आल्सो जॉइन द न्यू पार्टी। अब जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे उनके पार्टी में रह कर रहे, उनको भी मौका मिल गया, वो भी धीरे से क्या घसक आए कांग्रेस पार्टी छोड़कर, और किसको ज्वाइन कर लिए, जनता पार्टी को। मतलब तर्क संगत कहते हैं इसको, बुद्धि के अनुसार परखना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कांग्रेस को भी छोड़कर बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाहर निकल गए। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा समझिए, यहां पर क्या करें, कुछ दूसरे कांग्रेस लीडर भी कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और अलग से एक पार्टी बनाते हैं। जैसे जगजीवन राम अलग से पार्टी बनाते हैं, उनका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो बाद में जनता पार्टी में जाके मिल जाती है। तो कहानी यह है कि जनता पार्टी वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी दैट वॉज कैपेबल टू गिव टफ फाइट टू द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो वो इतना सक्षम थी कि कांग्रेस पार्टी उससे लड़ सकती थी या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा हो सकती थी।
जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी। अब देखिए जनता पार्टी ने इसको मुख्य तौर पे एक रेफरेंडम बना दिया। रेफरेंडम का मतलब होता है कितने लोग सहमत है, कितने लोग असहमत है। तो इमरजेंसी को लेकर उसने मुद्दा बना दिया। जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए था ना, तो इस बार जनता पार्टी ने क्या मुद्दा बनाया, इमरजेंसी को एक मुद्दा बना दिया। और इसके साथ में इसने कैंपेन किया गया। इसने कहा कि भाई अभी तक आपने देखा वो क्या था, नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से रूल किया गया। तो क्या आप चाहते हैं, पब्लिक को पूछा गया, क्या आप चाहते हैं कि ये नॉन डेमोक्रेटिक तरीका आगे भी कंटिन्यू रहे या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप चाहते हैं? मतलब लोगों के सामने दो विकल्प रखा गया, या तो इंदिरा गांधी को वोट दीजिए और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कंटिन्यू कीजिए, झेलिए जैसे अभी तक झेले हैं, या तो हमें वोट दीजिए, ठीक है, और हमें बेहतरी की तरफ, ठीक है, ले जाने का मौका दीजिए। ये दो ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, सही है। अब इसी में क्या होता है, इसी बैकड्रॉप के रेस्ट में थाउजेंड्स ऑफ पर्सन एंड द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द कांग्रेस। अब यहां पर कांग्रेस ने हर तरफ से हमला किया था पब्लिक के ऊपर में। पब्लिक का फंडामेंटल राइट छीना, प्रेस की आजादी भी छीन ली थी, ठीक है। यहां पर उसी रंग से पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह क्या हो गया था, इंदिरा गांधी के या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था। तो इसी पब्लिक ओपिनियन को क्या करना था, अपने साइड में यूज करना था या भुनाना था, इसको बोलते हैं, अपने साइड में कर लेना। और जयप्रकाश नारायण जी खूबी जानते थे, बखूबी जानते थे कैसे किया जाए, और ये एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन गया। इन्होंने वादा किया कि हम फिर से वापस क्या करेंगे, हम किसको रिस्टोर करेंगे, डेमोक्रेसी को। तो डेमोक्रेसी दैट वाज लॉस्ट इन द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी और ड्यूरिंग इमरजेंसी विल रिगेन और वी विल पुल इट बैक, ठीक है, हम वापस लाएंगे, विल रिस्टोर इट। सिंपल भाषा में हम इसको रिस्टोर करेंगे। अब यहां पर जनता पार्टी उसने इंश्योर किया कि नॉन कांग्रेस वोट जो होंगे ना वो डिवाइड नहीं हो, इसको समझिए। देखिए कुछ कांग्रेस पार्टी को वोट जाएगा, बाकी जो वोट होगा ना वो अगर अलग अलग पार्टियां लड़ेंगी ना तो उनमें बढ़ जाएगा। तो कहा जनता पार्टी ने भाई कि नहीं, एक ही पार्टी होना चाहिए मजबूत, तो जितना वोट है ना वो बटा नहीं, सब एक पार्टी के पास में है। इसलिए जितने भी छोटी पार्टी थी ना वो सब आपस में मिलकर कोalition बना जाती है, जनता गवर्नमेंट कोalition कही है। और सब ने क्या किया, जितना वोट था ना नॉन कांग्रेस वोट, यानी जो कांग्रेस को नहीं मिला वो सब किसको मिला, आप आगे देखिएगा अभी कैसे मिलता है इसमें, ठीक है, ताकि वोट बटे नहीं। अब यहां पर कह रहा फाइनल रिजल्ट आता है, सरप्राइज हो जाते हैं सभी लोग देखकर। इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी को पहली बार केंद्र में झटका लगता है और पहली बार कांग्रेस का पत्ता पूरी तरह साफ हो जाता है केंद्र सरकार में। राज्यों में तो पहले ही डिफीट हो चुके थे पहले भी इलेक्शन में, लेकिन इस बार केंद्र में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इस चुनाव ने कांग्रेस की काया पलट दी। मतलब काया इन द सेंस नेगेटिव सेंस में, उसने कांग्रेस को धूल चढ़ा दिया। और यहां पर देखिएगा 154 सीट कांग्रेस लेकर आती है लोकसभा में, सिर्फ 35% लोगों ने वोट किया। और जहां तक इसके अलायंस की बात है, जनता पार्टी की बात है, ये 330 वोट लेकर आते हैं 200 में, ठीक है। अकेले जो जनता पार्टी 295 वोट लेकर आई, क्लियर कट मेजॉरिटी था जनता पार्टी के पास में। तो नॉर्थ इंडिया में क्या था, एक मैसिव इलेक्टोरल वेव चला था कांग्रेस के अगेंस्ट। मतलब कि कह सकते हैं पूरी तरह हवा जो थी ना वो कांग्रेस के विपरीत थी। तो कांग्रेस जिस दिशा में आगे बढ़ रही थी, पब्लिक ओपिनियन उसके ठीक अपोजिट था। मतलब लोगों को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं था, ठीक है। इस बार क्योंकि इमरजेंसी में इतना उपद्रव मचा था तो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा लोगों का खत्म हो गया, या कह सकते हैं न्यूनतम हो गया, जिसका फायदा किसने उठाया, जनता पार्टी ने, ठीक है। तो देखिए जनता पार्टी नवोदित पार्टी थी, नई नई पार्टी थी, समझ लीजिए। तो कहने का मतलब देखिए दो तरीका होता है, या तो कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा ना तब आपको वोट मिलेगा, या तो आपके सामने वाला बहुत कुछ बुरा करेगा तब वोट मिलेगा आपको। दो ही तरीका हो सकता है, या तो आपने कुछ अच्छा किया, बहुत अच्छा किया हो तो सबको छोड़ के आपको दे दिया जाए, या तो आपका ओपोनेंट वाला यानी आपका अपोजिशन वाला बहुत बुरा कर्म किया हो तो उसके बुरे कर्म का फल उसको मिलेगा और उस अच्छा कर्म मतलब अपोजिट में आपको वोट मिल जाएगा। इस केस में क्या था, जनता पार्टी चूंकि नई पार्टी थी, इसने बहुत अच्छा कर्म नहीं किया था, लेकिन इसका जो अपोनेंट था कौन, कांग्रेस पार्टी, उसने बुरा कर्म किया था। उसका फल कांग्रेस पार्टी को तो मिला ही मिले, उसका सुफल अच्छा फल किसको मिल गया, जनता पार्टी को। तो जनता पार्टी इसमें फायदे में रही, ठीक है, कारण कि इसका जो अपोनेंट था वो, तो ये हाँ इस कह सकते हीरोइक डीड नहीं था, उसका असफल होने का मतलब इसको सफल हो गया, तो उसकी असफलता में इसकी सफलता मिल गई, कहने का मतलब ये है, ठीक है, याद रखिएगा। तो खैर कांग्रेस लॉस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, बिहार में हार गया। अच्छा सिर्फ झटका उसको एक जगह नहीं लगा, उसको झटके पर झटका लगा। मतलब केंद्र में तो गया, राज्यों में भी कहानी साफ होने लगी धीरे धीरे करके, खासकर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। मतलब नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह इसका पत्ता पूरी तरह साफ। बिहार में देख लीजिए, लोग पब्लिक लोग कहती है हमें माफ कीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ गए
इधर तो उत्तर प्रदेश के वहां के पब्लिक बोले हैं माफ कीजिए आगे बढ़िए। मतलब कांग्रेस पार्टी को बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और यहां पर सिर्फ राजस्थान में एक सीट ले आती है, मध्य प्रदेश राजस्थान में एक सीट। यहां तक कि यूपी में रायबरेली से हार जाती है, अमेठी से हार जाती है इंदिरा गांधी और उनके पुत्र जो है संजय गांधी जी। आप देखिए कितना करारा हार था, ठीक है, कि सिर्फ केंद्र में नहीं, केंद्र में तो बहुत बड़ा हार था इनका, मतलब पहली बार कांग्रेस ही आउट हो गई सत्ता से। यहां पर आप देखिएगा राज्य में भी इनका पत्ता साफ है, खासकर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। लेकिन यही बता रहा है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा पूरे मैप को, तो कांग्रेस ने पूरी तरह पूरे कंट्री से उसका पत्ता साफ नहीं हुआ था। मतलब कांग्रेस अभी भी अस्तित्व में था, मतलब नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस का भरोसा खत्म था, लेकिन साउथ इंडिया की तरफ जाइएगा तो भरोसा कायम था, ठीक है। तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, ठीक है, यहां पर साउदर्न स्टेट में उनका भी भरोसा कायम था। अब इमरजेंसी, देखिए सीधी बात है, जहां इमरजेंसी का इफेक्ट ज्यादा पड़ा होगा वहां पर उनकी हार सुनिश्चित थी, जहां इमरजेंसी का इफेक्ट कम पड़ा होगा वहां इन पर लोगों का थोड़ा बहुत भरोसा कायम था कांग्रेस पार्टी का। तो नॉर्थ इंडियन स्टेट में तो त्राहिमाम हो गया था, पूरी तरह हंगामा मचा इतना कि इनका पत्ता ही साफ कर दिया गया, इसलिए नॉर्थ इंडिया में उनको वोट मिला ही नहीं। अब यहां पर है, अच्छा अब कारण क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं मिला, तो इसके बहुत से कारण बताए थे। इमरजेंसी लगाया गया, पूरी तरह से यहाँ पर पब्लिक को सप्रेस किया गया, यहाँ तक कहा गया कि फोर्स रिलोकेशन करवाया गया, पब्लिक उठा के यहाँ से वहाँ फेंका गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट करवाया गया यहाँ से वहाँ, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स स्टेलाइजेशन कहते हैं जिसको, ठीक है, कि जो ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं उनको जबरदस्ती पकड़ के स्टेलाइज किया गया उनको, कि भाई जैसे कुत्तों का स्टेलाइज किया जाता है कि ज्यादा वो बच्चे पैदा नहीं कर सके, उसी प्रकार आदमी को भी ट्रीट किया गया, ठीक है। और इस ढंग से तो एक तरीका था जिसको उस वक्त एडॉप्ट किया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत चल रहे थे। अभी तक क्या कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस सम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, द मिडिल कास्ट from North India were beginning to move away from the Congress and the Janata Party became platform for many of these sections to come together। देखिए कांग्रेस पार्टी शुरू से क्या थी, डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली पार्टी थी, एक अम्ब्रेला पार्टी थी जिसके अंदर अलग अलग जाति के लोग थे, अलग धार्मिक लोग थे, यानी अलग अलग धर्मों के लोग थे, सभी को आश्रय दिए हुआ था। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ, बहुत से जो कास्ट के लोग थे, मिडिल क्लास जो था, वो मिडिल क्लास कांग्रेस पार्टी के छत्र छाया को छोड़कर, उसकी छत्र छाया से बाहर निकलकर जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। यानी कांग्रेस पार्टी किनको खो दी, हाँ शरण ले लिया, मतलब वो किसके शरणागत में चले गए, जनता पार्टी के। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़े सेगमेंट को खो दिया जो क्या था, मिडिल कास्ट, और ये कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो गया इलेक्शन में। इन दिस सेंस द इलेक्शन ऑफ 1977 वर नॉट मेयरली अबाउट द इमरजेंसी। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इमरजेंसी ही मुद्दा नहीं था, और ये मुद्दे थे, जैसे बताया ना नॉर्थ इंडिया के प्रॉब्लम्स, कास्ट वाला प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो चल रहे थे उस वक्त। आप देखिए यहां पर जनता गवर्नमेंट आती है पावर में 77 में इलेक्शन में। इलेक्शन में क्या होता है, कंपटीशन चलता है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। मोरारजी देसाई नंबर 1, वो इंदिरा गांधी के राइवल रहे, दुश्मन शुरू से, 66 से 67 कॉम्पिटिटर है। चरण सिंह भी थे, ये लीडर भारतीय लोक दल थे, और फार्मा के लीडर थे यूपी से, और जगजीवन राम थे जिनके बहुत वास्ट एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा अनुभव था कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहकर। खैर, तो कांग्रेस मोरारजी देसाई को सबने बोला भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, लेकिन 2 लोग और थे ना, वो इस डिसीजन से खुश नहीं थे, ठीक है। तो ये तो खुश हो गया, बाकी 2 लोग नाखुश थे, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पहले वोट ले रहे थे, जेपी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे यहां पर। अच्छा, इस लोकसभा के इलेक्शन का आपको मैप दिखाए थे, ये हरा वाला क्या दिखा रहा है, जनता पार्टी का बहुमत। तो आपको मोटा मोटी हर जगह आपको नजर आएगा, हर जगह, लेकिन कहां पे एक सीट बोला गया था, बस एक सीट, एक सीट होगा मध्य प्रदेश में। कहां पे, यहां, अच्छा ऊपर, हाँ कहां पे, इस साइड, यहां पर, तो यहां पे ऐसे दिखा रहा होगा ना, चिड़िया बना हुआ है ना, चिड़िया समझिएगा। कहां पे, अच्छा यहां पर, अब क्यों नहीं इंडिकेट किया, यहां पर लिखा हुआ है, इसमें कुछ मिसमैच होगा, देखिएगा फैक्ट मैप में। तो आपको उतना ओवरऑल समझना, ओवरऑल समझ लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में पत्ता इनका साफ हो गया, इवन सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में बचा, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बचे, इनकी इज्जत बची। अच्छा, कांग्रेस खो दिया, कांग्रेस लॉस्ट वेरी बैडली। अब यहां देखिए 3 कैटेगरी है, कांग्रेस हारी, कांग्रेस बुरी तरह हारी, और कांग्रेस और एलाइज पूरी तरह जीत गई इलेक्शन। खैर,
अब इसने बोला कि भाई जनता गवर्नमेंट को गिराया गया, देखिएगा। अब यहां थोड़ा समझिए, देखिए आपको हम बताए थे शुरू में भी कि जहां भी कोलिशन गवर्नमेंट होता है ना, वो बहुत स्टेबल नहीं होता है। कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत से फैक्शंस होते हैं, ग्रुप होते हैं, जो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट में आते रहते हैं, आपस में टसल करते हैं। तो उसका इंपैक्ट पूरी सरकार पर दिखता है और लास्ट में क्या होता है, सरकार को गिरना पड़ जाता है या सरकार टॉपल डाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी ने बोला आई टॉपल जनता गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट फिर गिर जाती है। देखिए क्यों गिरती है जनता गवर्नमेंट, जनता पार्टी देखिए जा रही है जनता गवर्नमेंट लेकर। ठीक है, अब सुनिए, देखिए ऑपोजिशन जो था, मतलब इमरजेंसी जब आया तो इमरजेंसी के अगेंस्ट सभी लोग क्या हो गए, एकजुट हो गए, सभी लोग एकजुट हो गए। तो अपोजिशन टू इमरजेंसी कुड कीप द जनता पार्टी टुगेदर ओनली फॉर ए व्हाइल, लेकिन कुछ ही समय तक लोग कांग्रेस के अगेंस्ट रह पाए एकजुट होकर। ठीक है, इलेक्शन जीत गए, बोले चलो ठीक, तब तो इलेक्शन जीत गया। अब क्रिटिक्स महसूस करते हैं कि जनता पार्टी तो बन गई थी, सरकार में आ गई थी, लेकिन उसके अंदर क्या था, डायरेक्शन की कमी थी। आप देखिए एक कार के अंदर 3 अलग स्टीयरिंग होगा तो किधर जाएगा वो, याद है, पढ़े थे आप लोग पावर शेयरिंग चैप्टर में शायद, उसमें क्या था, एक जर्मन कार था, उसके 2 स्टीयरिंग थे, इधर वाला बाएं जाएगा, इधर दाएं जाएगा। तो एक कार के अंदर 2 स्टीयरिंग नहीं होता, एक ही स्टीयरिंग होता है। उसी रंग से यहां पर देखिए कि मल्टीपल स्टीयरिंग थे, मतलब क्या है कि जनता पार्टी के अंदर मल्टीपल पार्टीज थे, उनका ग्रुप था। ठीक है, और यहां तक कि कॉमन प्रोग्राम का कुछ पता नहीं था। दूसरा बात कि पॉलिटिक्स में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं ला पाए थे, सिर्फ उनका था कांग्रेस विरोध में आए थे। जनता पार्टी स्प्लिट कर जाती है और कांग्रेस में जो मोरारजी देसाई थे, ठीक है, उनको लगभग 18 महीने में क्या होता है, मेजोरिटी 18 महीने में खो देती है। खैर, मतलब मोरारजी देसाई पावर में आ जाते हैं 18 महीने के बाद में। और उसके बाद फिर क्या होता है, यहां पर क्या लिख रहा है, जनता गवर्नमेंट स्प्लिट, टूट जाता है, एंड द गवर्नमेंट व्हिच वाज लेड बाय मोरारजी देसाई लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, टूट जाती है 18 महीने के बाद ही। और फिर क्या होता है, अगली सरकार बन जाती है चरण सिंह की। ठीक है, अब चरण सिंह की जो सरकार बनती है ना, उसको कहा कांग्रेस ने हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कांग्रेस क्या करती है, लास्ट में विड्रॉ कर लेती है सपोर्ट में। ठीक है, और कांग्रेस मतलब चौधरी चरण सिंह रह नहीं पाते हैं, 4 महीने रहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर सिलेक्शन होता है जनवरी 1980 में। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, मोरारजी देसाई जी की सरकार बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं हो पाई, मतलब वो बिखर गई। ठीक है, और उसके बाद भी जो सरकार बना, उसको वादा किया गया था कि हम करें, 4 महीने चला वो सरकार चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिएगा इलेक्शन होता है, कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी नियरली रिपीटेड इट्स ग्रेट विक्ट्री 1971। देखिए आपको बताया था ना, पब्लिक का मूड, हिंदुस्तान में क्रिकेट और पॉलिटिक्स यानी इलेक्शन का कोई रुख नहीं है, तो कहीं भी कहीं किसी दिशा में पलट सकती है। तो आप देखिएगा इस बार इलेक्शन इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस पार्टी को फिर देखिएगा दोबारा कितना सीट मिल जाता है, 353 और वापस सत्ता में। ठीक है, अब इस बार 1970-79 के बीच में हमें क्या सीखने को मिला, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट अनस्टेबल लेगी, लड़ाई होगी, तो फिर उस पार्टी को फायदा मिल जाएगा जो पार्टी पहले बदनाम थी या पार्टी जो नुकसान। तो फिर ये बताएंगे आपको, फिर कांग्रेस ने कुछ महान नहीं किया, फिर बुरा कर्म किसने किया, जनता पार्टी ने। आपस में लड़ पड़े तो बुरा ही कर्म है ना, पब्लिक की नजर में छवि खराब। तो इस बार कांग्रेस को इतना बम्पर कोट क्या बोल गया, इस दौरान कांग्रेस पार्टी कुछ कर दी क्या, नहीं, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं की। कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जनता पार्टी ने फिर बुरा कर्म किया, उस बुरा कर्म का इसको सजा मिला और इसके विरोधी को फायदा मिला, जैसे उल्टा हुआ था इसका। इस बार बारी थी मतलब जनता पार्टी की, जनता पार्टी ने, ठीक है, जो कर्म किया उसका फल मिल गया, इसको आपस में लड़ मरे, इसका फायदा इंदिरा गांधी जी को मिल गया, कांग्रेस को। तो ऐसा मत समझिए कि कांग्रेस को बहुत अच्छा पब्लिक मानने लगी थी, ऐसा नहीं है। इसने बुरा किया तो उसको अच्छा मिला, और हमारा सिस्टम क्या, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसका फायदा उड़ जाता है बस। यहाँ कुछ वोट तो इग्नोर होता नहीं है, यहाँ इसको नहीं मिला तो उसको मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अब मिला विरासत में, क्या मिला, ठीक है, तो क्या 80 का इलेक्शन में हमें विरासत में इंदिरा गांधी जी वापस मिली, सिर्फ इतना ही था क्या कि इंदिरा गांधी के दौर फिर से वापस आ गया, या कुछ और था? तो 80 में कहता है क्या सिर्फ रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी थी? नहीं, कहता है 77 से 80 के बीच में पार्टी सिस्टम बहुत ज्यादा परिवर्तित हुआ, ड्रामेटिकली परिवर्तित हुआ। सिंस 1969
द कांग्रेस पार्टी हैड स्टार्टिंग शेडिंग इट्स कैरेक्टर एज अम्ब्रेला पार्टी। 1969 के बाद से ही कांग्रेस पार्टी का जो कैरेक्टर था वो था क्या था, उसके पहले क्या था, अम्ब्रेला पार्टी थी, हर आइडियोलॉजी को शामिल करती थी, हर धर्म के लोग को, हर जाति के लोग को, लेकिन धीरे धीरे अपना ये जो शेड थी ना वो धीरे धीरे वो रंग बिरंगी पार्टी थी, अब अपना धीरे धीरे एक एक कलर गिरा रही है, कहते हैं ना रंग छोड़ रही है, क्या था वो अपना अपना, हाँ नहीं तो बेरंग तो बाद में हुई, पहले अपना कलर छोड़ने लगी वो। अब सुनिए, द कांग्रेस पार्टी नाउ आइडेंटिफाइड इटसेल्फ विद अ पटला आइडियोलॉजी क्लेमिंग टू बी द ओनली सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी। अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया कि मैं गरीबों की पार्टी हूं, गरीबों की पार्टी हूं, और दूसरा मेरा जो आइडियोलॉजी है किस पर बेस्ड है, सोशलिज्म पर बेस्ड है, ये क्लियर कट उसने डिक्लेयर किया, और सब बात बाकी पार्टी क्या कह रही है उससे मतलब नहीं है, इसने क्लियर कट कर दिया। दो बात। अब अर्ली 1870s में क्या होता है, कांग्रेस पॉलिटिकल डिपेंड लोगों को अट्रैक्ट करने में दिखाना शुरू किया, ठीक है। देखिए पार्टी का फायदा क्या था, एक लीडर क्लियर था इंदिरा गांधी, दूसरा आइडियोलॉजी भी क्लियर था, कौन सा, सोशलिज्म, ठीक है, यहां देखो यहां सोशलिज्म, और तीसरा उसको दे देना बाद में आशीर्वाद, यहां देखो तीसरा देखो ऑपोजिशन पार्टी राइट मोर एंड मोर और व्हाट इज नोन द इंडियन पॉलिटिक्स एज नॉन कांग्रेसिज्म। यहां पर और भी बात थी, ठीक है, कि कांग्रेस पार्टी का नेचर चेंज हुआ, और यहां पर आप देखिएगा नॉन कांग्रेसिज्म एक नया टर्म आया था जिसकी बात हम लोग किए थे पहले भी, कांग्रेस का डोमिनेशन को तोड़कर एक नया टर्म आया नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है, ये एक अलग आइडियोलॉजी थी जो कांग्रेस के विरोध में चल रहा था, ठीक है। अच्छा अब सुनिएगा, यहां देखिए इनडायरेक्ट मैनर में क्या था, वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड कास्ट आल्सो बिगेन टू डोमिनेट पॉलिटिक्स सिंस 1977। इनडायरेक्ट तरीके से बैकवर्ड कास्ट का जो वेलफेयर इश्यू था वो भी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने लगा, एज वी सॉ अबव 1977 के इलेक्शन में देखे थे ना कि बहुत सारे जो बैकवर्ड कास्ट थे नॉर्थ इंडिया के, वो किसकी तरफ शिफ्ट कर गए, वो शिफ्ट कर गए थे किसकी तरफ, कांग्रेस पार्टी की छोड़कर जनता पार्टी की तरफ, जनता गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट कर गए थे। तो यहां पर बहुत से स्टेट में भी इलेक्शन हुआ था इसी बेसिस पर, और कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिला था। उसी ढंग से नॉर्दर्न स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को चुना गया, जिसके लीडर भी क्या थे, मेनली बैकवर्ड कास्ट के थे, और जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसी ढंग से धीरे धीरे आप देखिएगा रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया, कंट्रोवर्शियल बन गया बिहार में जाकर आगे, और फाइनली जनता पार्टी ने क्या अपॉइंट किया था, मंडल कमीशन को अपॉइंट किया था, और मंडल कमीशन को दायित्व सौंपा गया था कि वो बैकवर्ड कास्ट के लोगों का, या SC/BC कास्ट जिसको कहते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट के लोगों के स्थिति को पता करके एक रिपोर्ट तैयार करें, ठीक है। ये जनता पार्टी घर में है 89, ठीक है ना, पढ़े ना, 9th क्लास के बुक में है, भूल गया, अच्छा ठीक है। यू रीड मोर अबाउट दिस अबाउट, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट वगैरह में आगे पढ़ेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। खैर अब इसको थोड़ा देख लीजिए, इमरजेंसी एंड द पीरियड अराउंड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। इमरजेंसी और उसकी जो पूरा पीरियड था इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसके बीच में क्या करवा दिया है, विवाद करवा दिया। तो अभी तक सब साफ सुथरा अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन इस पीरियड ने, ठीक है, ये कह सकते हैं पॉलिटिकल फील्ड में ये कलयुग का पीरियड था, कारण कि इसने पार्टीज को आपस में लड़वाया, इवन सेम पार्टीज में लड़वाया, ठीक है। और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए पवित्र जितने भी संस्थाएं थे उनको आपस में इसने लड़वाया। जैसे देखे तो ना इंदिरा गांधी वर्सेस जुडिशरी विवाद जो हुआ, ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल क्राइसिस भी था, तो देख चुके दो क्राइसिस था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और दूसरा था पॉलिटिकल क्राइसिस। तो इमरजेंसी के दौरान दो तरह के क्राइसिस देखने को मिला। पहला कौन था, पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल, कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और दूसरा था आपका पॉलिटिकल क्राइसिस। तो देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा मुस्कान? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस में डिफरेंस। हाँ ठीक है, गुड।
पहला कॉन्स्टिट्यूशन में अपने फायदे के लिए इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारा अमेंडमेंट किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मरोड़ा गया अपने तरीके से, पहला। दूसरा, हाँ, आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अटैक किया गया। जो आम फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है, उसी फंडामेंटल राइट को टारगेट किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का पीरियड था। जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए तत्व एलिमेंट्स को भी डिस्टर्ब किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस था ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चीज प्रोवाइड किया लोगों को, वो लोगों से छीना जा रहा था, ठीक है, और नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से छीना जा रहा था। फिर आता है पॉलिटिकल क्राइसिस, कैसे था बताइए, ये पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे था? हाँ, जितने भी डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑपोजिशन और रूलिंग हो, या रूलिंग पार्टी थी लेकिन ऑपोजिशन पार्टी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो उनके फंडामेंटल राइट को भी क्या किया गया, वायलेट किया गया, कर्टेल किया गया, क्रश किया गया। और दूसरी बात की क्या की गई, पॉलिटिकल क्राइसिस इसलिए भी था क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल चेंजेस जो है, बहुत तेजी से पॉलिटिकल चेंजेस आए, लोगों को प्रॉपर इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया गया, देख सकते हैं आप। दूसरा, इलेक्शन में भी जब वो आते हैं तो देखिएगा बहुत सारे मुद्दे उठे, और इसमें क्या था, कुछ खास ग्रुप का ट्रांजिशन भी होता है, जैसे बताए थे बैकवर्ड क्लासेस का, मिडिल क्लास का, हाँ, ये भी हुआ। दूसरा हुआ कि पूरी तरह से क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं इसको, कारण क्या था, इलेक्शन पूरी तरह क्या था, इन्फ्लुएंस था, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या थी, इलेक्शन में कोई एक आपको, तो 70 देखिएगा 77 से लेकर 80 के इलेक्शन में 3 साल में 2 बार इलेक्शन आ गया, है ना। तो लोगों पर भार पड़ा इसका, इसको पॉलिटिकल क्राइसिस इसलिए भी कहा गया ना, क्योंकि जनरली सरकार 5 साल स्टेबल होती है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 साल में क्या हो रहा है, 2 बार इलेक्शन हो जा रहा है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को शो करता है, कंट्री के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस को शो करता है, ठीक है, ये पूरा फेज। तो ये हमको देखने को मिलता है कि इमरजेंसी और उसके पीरियड ने को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का पीरियड कहा जाता है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल क्राइसिस का पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। द पार्टी, अब वो मूवी है, पार्टी इन पावर हैड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड येट इट्स लीडरशिप डिसाइडेड टू सस्पेंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आप देखिए, एक सी कॉल मिलती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो पार्टी सत्ता में है और जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर आई है, क्या उसको वास्तविकता में अधिकार है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ही समाप्त कर दे? क्या वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर को समाप्त कर सकती है? क्या वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म कर सकती है? नहीं। अगर सरकार डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आती है तो सरकार का कर्तव्य होगा कि वो सरकार डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सम्मान करे। The bakers of the Indian Constitution trusted that all the political parties would basically abide by the democratic norms. सीधी सी बात है। तो ये अभी नहीं है, बहुत पहले से ही जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसी वक्त डिक्लेयर कर दिया था कि भाई जितने भी लोग आएंगे सरकार में, ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीके से, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स या वैल्यूज का सम्मान करेंगे, वो इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस देंगे, फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देंगे, इन्हें की फ्रीडम छीन लेंगे किसी का, पॉलिटिकल फ्रीडम, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया। तो इंदिरा गांधी जी ने किया वो सबक था कि उसको कभी दोबारा नहीं दोहराया जाए, नहीं, ठीक है, और ऐसा दोबारा कभी नहीं हो। और ये सिर्फ यही नहीं, बाकी विंग्स जो थे सरकार के वो भी अलर्ट हो गए, खासकर जुडिशियरी, ठीक है, कि भाई नहीं तो ऐसा दोबारा भी आ सकता है। और यहाँ पर इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी व्हेन द गवर्नमेंट वुड यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, इट्स यूज विल बी विद इन द नॉर्म्स ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। यहां तक भी कहा गया कि सरकार अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर्म भी करना चाहती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को यूज करना चाहती है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर किसके अधीन होना चाहिए? विद इन द रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ के अधीन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देगी अपने मर्जी से। अगर सरकार कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहती तो वो भी लॉ के अधीन हो। अब देखिए समझाते हैं। मोदी जी अचानक आते हैं, बोलते हैं भाई और बहनों आज से 500,000 नोट बंद, 500,000 का नोट बंद। तो ये डिसीजन क्या हुआ? अचानक से है ना, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन था। तो क्या ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया 500,000 का नोट बंद करने का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था या अनडेमोक्रेटिक था? नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने जो किया, ये आरबीआई गवर्नमेंट का एक रूल है, आरबीआई का अपना एक रूल है, एक्ट ऑफ 1935 का रूल है, उस एक्ट के तहत इसने किया था कि सरकार कभी किसी नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है। ये सरकार का राइट होगा, एक्सक्लूसिव राइट होगा, ठीक है, समझ रहे बात को? तो सरकार से अनाउंस किया था, मोदी जी थोड़े बैठ के नोट बंद करवाए थे, वो अनाउंस किए थे।
चूंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही है तो उनको अनाउंस करना था, करेगी तो आरबीआई बनना। आपको नोट जमा करना था बैंक में ही जाके, और बैंक को कौन गाइड कर रही थी? आरबीआई। मोदी कहते क्या कि मेरे आके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने लग जाइए, नोट चेंज कर लीजिए। वो तो बोले बैंक में जाइए। डिसीजन अकेला उनका नहीं था, ये जो कंट्री के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बनाया था उनका भी डिसीजन था। कुछ अधिकारी स्तर पर रहेंगे, उनका डिसीजन रहा होगा, सिर्फ मोदी जी का डिसीजन नहीं रहा होगा। ठीक है, समझ रहे बात को? आगे देखिएगा, साफ साफ है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? वाइड एंड ओपन है, एंडेड पावर गिवन टू द गवर्नमेंट। इमरजेंसी के समय में गवर्नमेंट को पावर मिलना नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन पावर इतना नहीं मिलना चाहिए कि उसका मिसयूज हो जाए। ये तो फिर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, जैसा 1975 से स्टार्ट हुआ था। दूसरा क्रिटिकल इश्यू है जो उस दौरान उठा था, ठीक है, कि किस हद तक डेमोक्रेसी में मास प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर सरकार कोई कदम उठा रही है तो उसके अगेंस्ट जाकर किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट द पब्लिक मस्ट प्रोटेस्ट। तो यहां पर देखिए, सरकार का हद को नापना है, लेकिन पब्लिक के हद को भी नापना है। ऐसा नहीं कि सरकार इमरजेंसी लगाएगी तब उठा लीजिएगा, बम पटक दीजिएगा जाके भगत सिंह बन के, वो काम नहीं करना है। मतलब यहां पर लोहे का भी हद को क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि लोग किस हद तक जाकर क्या करेंगे, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और यहां पर इसीलिए ना इंदिरा गांधी जी भी लेकर आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, कि आपका क्या कर्तव्य होगा। तो अभी तक सिर्फ अधिकार के लोग बात कर रहे थे ना, इंदिरा गांधी लेकर आती है कि ये सभी अधिकार की बात क्यों, कर्तव्य की बात होनी चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटी लागू कर दिया गया। यही लिख रहा है, याद रखिएगा, क्लियरली टेंशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशनल बेस्ड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो क्या रहा है क्या, ठीक है, कि अचानक से लोग प्रोटेस्ट करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करेंगे, इस पर बहस होना चाहिए या इस पर सोचना चाहिए। ठीक है, तो लोगों का प्रोटेस्ट करने का तरीका भी कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। बताया था ना कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है पीसफुली तो आप कर सकते हैं, फॉर दैट पॉलिटिकल पार्टीज को परमिशन लेना होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ठीक है, और किस एरिया में करेंगे वो आपको जगह देगा कि हाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप। ये नहीं कि लोग पर सड़क पर आगे इकट्ठा कर दिया तो वो उसमें क्योस क्रिएट होगा। हाँ हाँ, तो ये गलत है ना, वो प्रोटेस्ट का तरीका नहीं है। इसलिए लाठीचार्ज भी होता है, उसको डिस्पर्स करने के लिए वहां को लाठीचार्ज भी होगा, उसमें 2-3 लोग शहीद भी हो जाएंगे। ठीक है, समझिए बात को, समझ गए क्या हुआ? अच्छा ठीक है, इन द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टडी। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए, यह पार्टी के एक लाइन और है, यह पार्टी की अक्षमता को भी दर्शाता है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद की जाती है ना कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी फेल हो जाए और लोगों का उम्मीद ही टूट जाए इस पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप डेमोक्रेसी में कैसे भरोसा करेंगे? क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों को नहीं दिखता है, लोगों को डेमोक्रेसी का विजिबल फॉर्म किस रूप में दिखता है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी धोखेबाज हो जाए या पॉलिटिकल पार्टी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, या लोगों का, या कह सकते लोगों की उम्मीदों को तोड़ दे, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी से भरोसा खत्म हो जाएगा। इन अदर सेंस या अदर मींस में क्या होगा कि आपको डेमोक्रेसी से भरोसा खत्म हो जाएगा, जो भारत के लिए, हमारे देश के लिए काफी क्या है, दुखद है। ठीक है, ये शर्मनाक कहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हम क्या देखे, अभी तक हम देखे शुरू से कि कैसे डेमोक्रेटिक क्राइसिस स्टार्ट होता है, कैसे इंदिरा गांधी जी का स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट होता है इसके पहली चैप्टर में, कैसे धीरे धीरे वो शीर्ष पर पहुंचती हैं और फिर धीरे धीरे फर्श पर पहुंचती हैं और फिर से एक बार शीर्ष पर। ठीक है, तो इस ढंग से आप देखिए। अच्छा, इसमें एक मूवी है हजारे ख्वाहिशें ऐसे, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा, अलग अलग आइडियलिज्म की बात होती है। ठीक है, बताइए तो कौन सा होगा इसमें? घर से करके आइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इसमें स्टेटमेंट करेक्ट एंड करेक्ट बताना है। तो आप देख लीजिएगा इमरजेंसी का जो 2-4 क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर कीजिएगा, बड़ा चैप्टर तो है, बट एक देखिए कनेक्शन के साथ पढ़िएगा उसको, इसके पहले चैप्टर के साथ जोड़ के पढ़िएगा। ठीक है, तब समझ में आएगा।
ठीक है, आज के लिए हम खत्म करते हैं इसको यहीं पर।